सीएम डॉक्टर मोहन यादव का दिल्ली दौरा है। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली रवाना होंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के सांसदों और मंत्रियों से भी मुलाकात संभव है। तो आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे सीएम। डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर हैं और कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद सीएम दिल्ली जाएंगे। तो दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व से सीएम की मुलाकात है। साथ ही मध्य प्रदेश के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। आज रात दिल्ली में ही सीएम रुकने वाले हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ मायने इस मुलाकात के निकाले जाएं और क्या कुछ शेड्यूल मुख्यमंत्री का रहेगा? निश्चित तौर पर ऋतु, आज जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं वो दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और सबसे पहले वो 10:30 बजे जो है कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल में करेंगे, मंत्रालय में करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव दोपहर करीब 12 बजे स्टेट हैंगर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जो रात्रि का विश्राम है वो मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली में ही करेंगे। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव जाएंगे तो वो सांसदों और कैबिनेट के जो मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव सबसे पहले कैबिनेट की बैठक करेंगे जो कि मंत्रालय में होगी राजधानी भोपाल में। कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसपे चर्चा होगी, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिसपे हरी झंडी भी मिल सकती है। उसके बाद दोपहर के करीब 12 बजे राजधानी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली का दौरा उनका है और दोपहर के करीब 12 बजे स्टेट हैंगर से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां पर पहुंच के सांसदों और जो केंद्रीय नेतृत्व है, मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करेंगे क्योंकि संसद का विशेष सत्र भी चल रहा है लोकसभा में। तो ऐसे मुख्यमंत्री मोहन यादव का जाना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है और जो मध्य प्रदेश से सांसद हैं उनसे मुलाकात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से जो मंत्री बनाए गए उनसे मुलाकात कर सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व यानी चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या फिर अमित शाह हों, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन मुलाकात करेंगे या नहीं करेंगे ये अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई। तो देखना ये होगा कि दिल्ली जब वो पहुंचते हैं ऋतु, तो किस किस से मुलाकात होती है, कैसी उनकी किस से मुलाकात होगी और क्या कुछ तस्वीर होंगी वो भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक करेंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। और चलिए रायपुर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस हार की समीक्षा करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में हार को लेकर मैराथन समीक्षा करेगी कमेटी। तो देखिए 29 जून को आला कमान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंचेगी और संभागवार खामियों समेत कई बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा। कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा करने जा रही है और हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में हार को लेकर मैराथन समीक्षा करेगी कमेटी। 29 जून को आला कमान की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंचेगी छत्तीसगढ़ और इस बारे में जांच की जाएगी कि आखिर जो रिजल्ट कांग्रेस के आए उसके पीछे का कारण क्या है। संभागवार खामियों को जाना जाएगा और इसके साथ ही कई बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा। सीधे रुक करेंगे संवाददाता खोमन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। खोमन, संभागवार खामियों के साथ साथ कई बिंदुओं पर फीडबैक लेने के लिए अब कमेटी पहुंचने वाली है छत्तीसगढ़। देखिए ऋतु, निश्चित तौर पर जो कमेटी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से, वो कमेटी अब छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है। छत्तीसगढ़ दौरे पर आकर अलग अलग जो संभाग का दौरा करने वाली है। बस्तर संभाग एक अलग तरह का संभाग है जहां नक्सल इफेक्टेड एरिया है, तो उस एरिया में किस तरीके का जो योजना है वो काम किया, किस तरीके से रणनीति कांग्रेस ने बनाई थी और क्यों हार हुई उसकी भी समीक्षा कहीं ना कहीं कमेटी करने वाली है। सरगुजा संभाग में विधानसभा चुनाव में बड़ी हार हुई थी, लोकसभा चुनाव में भी बड़ी हार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को हुई है। तो तमाम चीज़ों को लेकर जो कमेटी है वो जांच करने वाली है, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने वाली है कि आखिर हार का कारण क्या था। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनसे भी चर्चा होने वाली है। चर्चा करने के बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद रिपोर्ट में किसके किसके ऊपर गाज गिरने वाली है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकोष्ठ हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान ऋतु सक्रिय भूमिका नहीं निभाई थी, कोई बड़ा उपलब्धि उनका नहीं रहा था। और यही कारण है कि जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष की बात करूं पांडे की, इसके अलावा जो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात करूं, इसके अलावा लोकसभा का चुनाव जिनके नेतृत्व में लड़ा गया था पीसीसी चीफ दीपक बैज, उन पर भी गाज गिर सकती है। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है जब समीक्षा होगी, समिति जब यहाँ पहुंचेगी, सब फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं और कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है ऋतु की एक बार फिर से नए तरीके से जो संगठन का है जो वो विस्तार किया जाए, ताकि आने वाले जो नगरीय निकाय चुनाव है उस पर कांग्रेस पार्टी जो है नई ऊर्जा के साथ
चुनाव में जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल खुमन, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, अब हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस ने ये कमेटी बनाई है और 29 जून को ये कमेटी पहुंचकर हार के कारणों की समीक्षा करेगी। आगे बढ़ेंगे, नई सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र में मोहन सरकार पहला पूर्ण बजट पेश करेगी और माना जा रहा है कि ये बजट 3.5 लाख करोड़ का हो सकता है। एक तरफ सरकार का कहना है कि वो जनहितकारी बजट लाएगी, तो वहीं विपक्ष भी सत्र के दौरान सरकार को घेरने के लिए कमर कस रही है। क्या कुछ है खास रहेगा इस बजट सत्र में और इस मानसून सत्र में, देखिए इस रिपोर्ट। 1 जुलाई से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ये 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। इस सत्र में बजट और अनुदान मांगों पर चर्चा के साथ सरकार आधा दर्जन विधेयक भी विधानसभा में मंजूरी के लिए लाएगी। बजट की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट पेश होगा वो बेहतर और जनहितकारी होगा। बजट पूर्व तैयारी जो करना चाहिए वो पूरी बजट पूर्व तैयारी चल रही है और बाकी लोगों से भी, आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। सभी विभागों से भी हमने तैयारी के संबंध में पूरी जानकारी ली है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाला मध्य प्रदेश सरकार का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो बजट पेश होगा हमारा मध्य प्रदेश सरकार का, वो बेहतर होगा, जनहितकारी होगा, जनता से जुड़ा हुआ होगा, जनता के लिए होगा और सर्वस्पर्शी बजट हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। कांग्रेस के पास नहीं है कुछ। कांग्रेस पहले तो जब सरकार में बैठे थे तब का बता दे। अभी तो कोई कमी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। पूरी तरह से सरकार अच्छी चल रही है और जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी वो निरंतर जारी रहेगी। किसी प्रकार की कोई कटौती उसमें नहीं होगी। इधर मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी पूरी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार का सत्र खूब हंगामेदार होगा। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास कई मुद्दे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के ट्वीट से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार कांग्रेस नर्सिंग घोटाला, शिक्षकों की नियुक्ति समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगी। सुनीता सीजू को रजिस्ट्रार नर्सिंग की उनको बर्खास्त किया, एक अच्छा कदम है। लेकिन मोहन यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि बड़े मगरमच्छों को आप क्यों छोड़ना चाहते हो? एसीएस सुलेमान जो कोरोना काल से घोटाले करते आ रहे हैं, क्या वो इसके अंदर भागीदार नहीं है? विश्वास सारंग जो इसके मंत्री रहे, क्या वो इसमें भागीदार नहीं है? तो ये सीधा सीधा घोटाला करने वाले ये लोग हैं। इन पे ये बड़े मगरमच्छ है। मोहन यादव जी, इन पे कार्रवाई करना चाहिए, ना कि कोई छोटी मछली पे कार्रवाई। तो वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इन मुद्दों को उठाने का इशारा पहले ही कर दिया था, जब उन्होंने नर्सिंग घोटाला मामले में सोशल मीडिया पर जनता से आह्वान किया कि जनता उन्हें मुद्दे और जानकारियां भेजे, ताकि मुद्दों को कांग्रेस सार्थक तरीके से विधानसभा में उठा सके। कांग्रेस पार्टी आपका सहयोग चाहती है इस सरकार के चेहरे को उजागर करने के लिए, आम जनता का सहयोग चाहती है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष जी ने टोल नंबर संदर्भ में जारी किया, उसका उपयोग करो, साक्ष्य भेजो, जानकारियां भेजो। मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारी में जुटा है। जहां विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने इसके लिए राज्य मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना होगा कि सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और खबर है भोपाल से, सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हो सकता है। महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, सीएम की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक और ये पहला सत्र होगा जिसमें ये पहला बजट होगा जो पूर्ण बजट होगा। और बता दें कि मानसून सत्र में मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। बजट के प्रस्तावों पर मुहर लगाने के लिए कैबिनेट की बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट हो सकता है। तो देखिए, बजट प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट हो सकता है जो इस बार पेश किया जाएगा।
सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जनता पर बोझ बढ़ाने वाला कोई भी कदम सरकार नहीं उठाएगी। जनता के लिए राहत होगी। नोडल विभाग बनाने समेत अन्य प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। महंगाई भत्ता, पेंशनर्स को लेकर भी अहम फैसले लिए जाएंगे। आपातकाल की आज बरसी है और आज ही के दिन 25 जून 1975 की देर रात तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला करती रही है और ऐसे में संविधान दिखा रहे विपक्ष को आज बीजेपी ने घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी काला दिवस मनाने जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुबह 11 बजे मीसाबंदियों का बीजेपी सम्मान करेगी, तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी मीसाबंदियों का बीजेपी सम्मान करेगी। वहीं एकात्म परिसर में शाम 4 बजे कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई थी। देश में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, जिसकी आज बरसी है। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था और 21 मार्च 1977 तक आपातकाल रहा। और बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले की वजह से, वो फैसला जिसकी वजह से आपातकाल लगा था, इंदिरा गांधी जिन्होंने आपातकाल लगाया था और इसी की बरसी है आज, आपातकाल की बरसी है आज। और इस दौरान विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल भी भेजा गया था। तो 60 लाख से ज्यादा लोगों की नसबंदी करवाई गई थी और आज जो आपातकाल की 50वीं बरसी है, जिसे लेकर बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। आज आपातकाल का दौर याद कराएगी बीजेपी। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम-श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लोगों को लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के पहले हितग्राही मऊगंज जिले के गोविंदलाल तिवारी बने हैं। उन्हें रविवार की रात हार्ट अटैक की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें रीवा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। गोविंदलाल तिवारी की हालत स्थिर न होने पर उन्हें भोपाल रेफर किया गया। तो बता दें आपको, इसके बाद उनके परिजनों ने पीएम-श्री एयर एम्बुलेंस योजना का लाभ उठाते हुए गोविंदलाल तिवारी को भोपाल लेकर आए। तो ये भी देखिए कि क्या है पीएम-श्री एयर एम्बुलेंस योजना। हृदय, श्वसन और न्यूरोलॉजिकल संबंधित आपात स्थितियों में, नवजात जोखिम, गर्भधारण की गंभीर परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है। दुर्घटना और प्राकृतिक आपदाओं में भी इसका उपयोग किया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को रोकने में भी इस एम्बुलेंस योजना का लाभ उठाया जाएगा। एयर एम्बुलेंस 24 जून 2024 को रीवा जिला मुख्यालय से प्रथम जो मरीज है वह भोपाल की ओर इस योजना अंतर्गत रेफर किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान कार्डधारी गंभीर रोगियों के लिए पीएम-श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा की शुरुआत की गई। यह निःशुल्क सुविधा की शुरुआत होने के बाद मऊगंज जिले के गोविंदलाल तिवारी इसका लाभ पाने वाले पहले व्यक्ति बने। आपको बता दें कि गोविंदलाल तिवारी को हार्ट अटैक की समस्या हुई। परिजन संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने स्थिति को देखते हुए रीवा एयरपोर्ट से भोपाल के लिए एयर एम्बुलेंस के द्वारा रवाना कर दिया। मुख्य रूप से कहा जाए कि पीएम-श्री एयर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ पाने वाले मऊगंज के गोविंदलाल तिवारी पहले व्यक्ति बने। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। हमारा मध्य प्रदेश क्या पेपर लीक प्रदेश बन गया है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का पेपर लीक का निकला है। मध्य प्रदेश कनेक्शन यूपी का पेपर एमपी में छपने आया और प्रेस के कर्मचारी ने उसे लीक कर लाखों रुपए कमा लिए। हालांकि यूपी एसटीएफ की सतर्कता से आरोपी अब धरे गए हैं, लेकिन हमारे संवाददाता विवेक पांडे की रिपोर्ट में देखिए कि ये पेपर लीक आखिर कैसे हुआ।
आयोग के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा पर पहले लीक का दाग लगा और फिर अब इसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े होने के बाद हड़कंप मच गया। बात हो रही है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO पेपर लीक की। उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई परीक्षा पहले लीक होती है और फिर इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश के भोपाल से जुड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परीक्षा के पर्चे भोपाल की किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपे थे। विस्तार न्यूज ने इसी प्रिंटिंग प्रेस पहुंचकर पूरी पड़ताल की, आखिर कैसे यहां से छापे गए पेपर लीक हो गए। उत्तर प्रदेश पीएससी परीक्षा से पहले पेपर लीक का कनेक्शन मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो प्रिंटिंग प्रेस है जहां से पेपर लीक आउट हुआ और उत्तर प्रदेश में पीएससी परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने यही काम करने वाले एक मैकेनिकल इंजीनियर सुनील रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही फैक्ट्री है जहां पे सुनील काम करता था। भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी समेत आधा दर्जन लोगों को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज ने 11 फरवरी 2024 को परीक्षा का आयोजन किया था। परीक्षा के शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कैसे हुआ, आप वो भी समझिए। प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी सुनील रघुवंशी इंजीनियरिंग का छात्र भी है, जिसके दोस्तों ने उसे पैसों का लालच दिया और सुनील ने प्रश्न पत्र का राज खोल दिया। यूपी पुलिस के एक सस्पेंड पुलिस कर्मी ने इन छात्रों की मदद की। इंजीनियरिंग के छात्रों ने 10 लाख में एक प्रश्न पत्र बेचा। करीब 3 महीने की मशक्कत के बाद यूपी एसटीएफ ने भोपाल के निजी प्रिंटिंग प्रेस में दबिश दी, जिसके बाद प्रिंटिंग प्रेस में लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की गई, जिसमें सुनील रघुवंशी की भूमिका संदिग्ध पाई गई। यूपी एटीएस ने सुमित रघुवंशी को भले ही गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस भी अलर्ट है। सुमित की भूमिका को लेकर जांच की जाएगी कि आखिर वो कौन कौन से पेपर लीक मामले में संदिग्ध पाया गया या फिर उसकी भूमिका रही, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो मध्य प्रदेश एटीएस की भी जिम्मेदारी या फिर एसटीएफ की भी जिम्मेदारी है कि वो उस पूरे पहलुओं पर जांच करे। इधर लगातार परीक्षा भर्तियों में गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे का कहना है कि जब तक पेपर कराने वाली संस्थाओं पर एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसे ही पेपर लीक होते रहेंगे। उत्तर प्रदेश का जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ आरओ एग्ज़ाम का, उसका भोपाल के प्रिंटिंग प्रेस से कनेक्शन निकला। हम ये कहते हैं कि पूरे देश भर पर जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उस पर जो भी संस्थाएं उनके जो प्रमुख हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे पीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापम के जो एग्ज़ाम्स हैं, इनमें जब तक जो बड़े कर्णधार हैं जो एग्ज़ाम्स करवाने वाली संस्थाओं के, जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम कोई सुधार की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वहीं जीतू पटवारी ने भी एनटीए के अध्यक्ष को लेकर सवाल उठाए। इधर बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई करने की बात कही। ये एबीवीपी का कार्यकर्ता अगर किसी पद पे बैठ गया, इन्हें बीजेपी के अनुवांशिक संगठन का कार्यकर्ता किसी पद पे बैठा और फिर पेपर लीक करता है, तो ये इस देश के भविष्य के लिए कुठाराघात करता है, उसके अंधकारमय करता है। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी में आता है। नीट के मामले में भी केंद्रीय शिक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार सभी तथ्यों का ध्यान रखकर बड़े कदम उठाने जा रही है। साथ ही इस मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। ये प्रमाणित करता है कि सरकार इस मामले में गंभीर कदम उठा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल नकारापन दिखाते हुए जांच को भटकाने के लिए उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास घोटाले से संबंधित कोई तथ्य हैं तो उन्हें जांच एजेंसी के सामने रखना चाहिए। एटीएस या एसटीएफ के अधिकारियों की जिम्मेदारी जरूर बन जाती है, क्योंकि ग्वालियर में भी एक ऐसा सिंडिकेट पाया गया था। उसके बाद यूपी, बिहार सहित उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में छापेमारी कर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक सुमित की भी उसी एंगल पे जांच की जाएगी। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बीजेपी का समर्थन करने से नाराज पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम समुदाय की महिला के बीजेपी में शामिल होने से नाराज पति ने उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। अब पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा से एक अनोखा मामला देखने को मिला है। एमपी के छिंदवाड़ा में 3 तलाक का एक अनोखा मामला सामने आया है। छिंदवाड़ा में भाजपा का समर्थन करने से नाराज पति ने पत्नी को तलाक दे दिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां मुस्लिम समुदाय की महिला के भाजपा में शामिल होने से नाराज पति ने उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। अब पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब इस पूरे मामले को विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल ट्रिपल तलाक का यह अनोखा मामला
पत्नी के बीजेपी में शामिल होने पर आया है। पति दहेज के लिए भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था और 8 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। पुलिस ने अब इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। कोतवाली टीआई उमेश गुल्हानी ने कहा है कि पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। उधर छिंदवाड़ा में इस मामले को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म है। लोग कह रहे हैं कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद 3 तलाक के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। राजधानी भोपाल में खतरनाक स्टंट करना एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 20 सड़क पर ई रिक्शा चालक का खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हमीदिया रोड स्थित का है, जहां 2 पहिया पर ई रिक्शा चलाता युवक नजर आया है। और आप ये देखिए तस्वीरों में, एक बड़ी लापरवाही भी है। ये ई रिक्शा चालक जो कि ई रिक्शा से स्टंट करता हुआ आपको इन तस्वीरों पर नजर आ रहा होगा। और बता दें कि हमीदिया रोड का वीडियो है, जिसमें चालक ई रिक्शा से स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहा है।